हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी दिशा 2020 उसके जितने भी पिछले एग्जाम में मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन चल रहा है। तो आज हमारा है व्यक्तिगत भिन्नताएं या व्यक्तित्व। तो देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सम सह क्षमताओं का अध्ययन करता है। यह है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, ठीक है ना। अगर देखें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यह विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। आपका सत्य रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं, तो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं, तो आपके पास संगत वातावरण होते हैं। कौन सा कौन सा व्यक्तित्व विभिन्नताओं का कारण नहीं है, तो देखें यहाँ पर बस अनुक्रम है, वातावरण है और परिपक्वता है, लेकिन आपका निर्देशन नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है, तो अनुवांशिक कारक होता है, जन्मजात कारक होता है, लेकिन अभिभावक व बालक संबंध कारक नहीं होता है, और इसमें शारीरिक स्वास्थ्य होता है, जैविक कारक होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सामना करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है, तो इसके अंदर बच्चों को सुविधाएं के लिए छोड़ देना ऐसा नहीं की जा सकती है, जबकि योग्यता अनुसार समूह में व्यक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना और शिक्षण विधियों को समायोजित करना, ये रहेगा। अगर देखिए, अधिगमकर्ता व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का योजना बनाने में मदद करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है, तो बुद्धि के स्तर के आधार पर व्यक्ति को कक्षा से विभाजन करना। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है ना। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख रहा है। कौन से कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो आपका पहला नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये यदि सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हर विद्यार्थी गणित में निष्पात हो सकता है। दूसरा देखिए, गृह कार्य में कठिनाई के स्तर दृष्टि से विविधता होनी चाहिए। परीक्षा प्रश्न पत्रों में कुछ प्रश्न कठिन व कुछ प्रश्न आसान होने चाहिए। कक्षा में कमजोर बच्चों के लिए कुछ आसान प्रश्न पूछे जाने चाहिए, आपका ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट नंबर गलत है, ठीक है ना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता हैं। परियोजना पद्धति के निर्माता के लिए पैट्रिक है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो आपके बुद्धि के स्तर पर पाए जाते हैं, अभिवृत्ति के स्तर पर पाए जाते हैं और गति वही योग्यता में पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं कि विचलनशीलता होती है व्यक्तिगत भेद के अंदर, प्रतिमानता होती है, तो इसके अंदर ये और दोनों सही रहेंगे। पर जातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से कौन सा मददगार साबित नहीं होता है, तो देखें, प्रजातिगत विविधता को समझने में मूल्य व्यवस्था होती है, शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण होता है, अधिगम प्रक्रियाओं और विभिन्न व्यवस्थाएं होती है, जबकि बुद्धि नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो पर्सोना शब्द से हुई है। तो व्यक्ति का चौमुखी विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास होता है, ठीक है ना। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल शब्द से बना है, पर्सनैलिटी शब्द आपके लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ होता है तो मुखौटा होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यवस्थित व्यक्ति की परिभाषा दी थी, तो ये आपकी D.W. ऑलपोर्ट ने दी थी। तो व्यक्तित्व की परिभाषा देख लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ कहते हैं व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ के अनुसार व्यवहार की समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। मार्टन कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय होता है। मार्टन के अनुसार जन्मजात व अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं, इच्छाओं आदि का समुदाय होता है। बिग व हंट कहते हैं व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। बिग व हंट के अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ये आपकी परिभाषा रहेगी। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में क्या कहा है, वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का प्रमुख प्रकार होते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, तो आपके अनुवांशिक प्रभाव रहेगा।
कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व किस रूप में व्यवहार करता है वह सही है। तो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था तो हिपोक्रेटस ने किया था दोस्तों, ठीक है ना। हिपोक्रेटस के अनुसार देखिए, व्यक्तित्व पर्सोनल शब्द से बना है जिसका रूपांतरित रूप है पर्सनैलिटी। शब्द का उत्पत्ति शब्द पर्सोना से हुई है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण यूनानी चिकित्सक शास्त्री हिपोक्रेटस ने शारीरिक जो द्रव्य है उनके आधार पर दिया था। पहला था आपका क्रोधी के अंदर, देखें क्रोधी के अंदर पीला जो आपका द्रव्य आएंगे, इसके अंदर बेचैन, तुनक मिजाज और क्रोधी आपका चिड़चिड़ा आता है। उसके बाद में निराशावादी के अंदर काला आता है, इसमें विषादी, चिंतित, निराशावादी, कुंठित व्यक्ति आते हैं। उत्साही के अंदर रक्त द्रव्य आता है, उत्साही, खुशी, खुशमिजाज, शकीर, निराशावादी होते हैं। विरक्त के अंदर कफ व्यक्ति आता है जो शांत, कमजोर और संवेदनहीन होते हैं, ठीक है ना। अंतर्मुखता व बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तुत किया था। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता ये आपके आइजैक के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना, आइजैक के द्वारा, ठीक है ना। इसने अंतर्मुखता, स्नायु विकृति तथा मनोविकृति के बारे में बताया था। अंतर्मुखी, बहुमुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था तो ये जुंग ने किया था। निम्न में से कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो स्प्रेंगर के द्वारा आपका सुडोल्स्की नहीं दिया गया था। स्प्रेंगर के मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। तो पहला है सिद्धांतिक, दूसरा है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक। तो स्प्रेंगर के 6 है, ठीक है ना, स्प्रेंगर के 6 है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, स्प्रेंगर के नाम के अंदर 6 आ रहा है, जैसे स, 1, प, 2 और इसके नीचे र 3, न 4 और ग 5 और र 6, ठीक है ना। इस प्रकार 6 ध्यान में रखना। स्प्रेंगर के व्यक्तित्व 6 प्रकार है। इसमें आपका सिद्धांतिक आएगा, आर्थिक आएगा और सामाजिक आएगा, राजनीतिक आएगा, धार्मिक आएगा और सौंदर्यात्मक आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखें शेल्डन ने व्यक्तित्व के किस आधार पर वर्गीकरण किया है? तो शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर किया था। तो शेल्डन ने W.S. शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति 3 प्रकार के बताए शेल्डन ने। तो इसके अंदर जो शेल्डन है इसके अंदर 3 देखना, लैब पूरा नहीं है तो इसको छोड़ दो। इसके अंदर देखें शेल्डन के अंदर भी 3 आ रहे हैं। शेल्डन के ने 3 बताए थे, गोलाकृति बताया था, आयताकृति बताया था, लंबाकृति बताया था, ठीक है ना। गोलाकृति को एंडोमॉर्फिक बोलते हैं, आयताकृति को आपको मिजोमॉर्फिक बोलते हैं, लंबाकृति को आपको एक्टोमॉर्फिक बोलते हैं। एंडोमॉर्फिक के अंदर पिकनिक जैसे गोल मटोल आपके भोजन प्रेमी, आराम पसंद करने वाले, सामाजिक हंसमुख होते हैं। आयताकृति यानी मिजोमॉर्फिक के अंदर एथलेटिक जैसा रोमांच प्रिय, खेलकूदी प्रेमी, प्रभुत्ववादी, जोशीले व उद्देश्य केंद्रित होते हैं। लंबाकृति के अंदर लेप्टोसोमेटिक जैसा, जो शारीरिक रूप से कमजोर, एकांत प्रिय, शारीरिक रूप में असमर्थ, जल्दी थकने वाला होता है, ठीक है ना। अब देखें एच. शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणी में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है, तो यह प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत कहलाता है। क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव के होते हैं, स्थूलकाय आपके प्रसंचित होते हैं। तो क्रेचमर के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार, क्रेचमर ने अपनी पुस्तक साइकी एंड करेक्टर्स में शरीर की संरचना के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की है, जिसमें गोलकाय, सुडोलकाय तथा लंबकाय बताया है। गोलकाय को पिकनिक टाइप, सुडोलकाय को एथलेटिक टाइप और लंबकाय को लेप्टोसोमेटिक बताया है। गोलकाय के अंदर ऐसे लोग कद में छोटा, शरीर मोटा, मजबूत, अधिक चर्बी वाला, सामाजिक उदारवादी होते हैं, गुस्सा नहीं आता है, मिलनसार, खाने के शौकीन होते हैं, भोजन प्रेमी, घूमने फिरने वाले होते हैं, कभी गुस्सा नहीं आता है। और सुडोलकाय एथलेटिक्स प्रकार के अंदर मजबूत शरीर, ताकतवर, हष्टपुष्ट, मांसपेशियाँ वाले स्वभाव वाले आते हैं, बलवान, सामाजिक और गुस्से पर नियंत्रण होता है। लंबकाय के अंदर देखें इसके स्थैनिक टाइप बताया है, दुबला पतला, कमजोर, चिड़चिड़े स्वभाव वाला, दूसरों की निंदा करने वाला और गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है, आपका क्रेचमर के अनुसार है, ठीक है ना, क्रेचमर। आगे देखें व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो इसके अंदर पिकनिक है, स्थैनिक है, एथलेटिक है, जबकि एंडोमॉर्फिक नहीं है दोस्तों। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? तो शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेचमर ने किया था। विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन 3 भागों में किया गया है। अमूर्त विचारक, विचारक, स्थूल विचारक। यह विचारक कौन है? दोस्तों, ठीक है ना। इसके अंदर विचारक पूछा तो विचारक आपके थॉर्नडाइक रहेंगे। देखें थॉर्नडाइक ने कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर व्यक्ति 3 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक।
इसके अंदर पुलिस अधिकारी आते हैं। प्रत्यक्ष विचारक के अंदर सूक्ष्म विचारक के अंदर न्यायाधीश आते हैं और स्थूल विचारक के अंदर व्यापारी आते हैं। व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया था, ए प्रस्तावित आपके फ्रीडमैन तथा रोजरमैन ने दिया था। फ्रीडमैन और रोजरमैन ने व्यक्तित्व दो प्रकार बताए थे, टाइप ए तथा टाइप बी। टाइप ए के अंदर उच्च स्तरीय विवरण वाले आते हैं, टाइप बी के अंदर वर्गीकृत, यानी मॉरिसन ने टाइप सी व्यक्तित्व भी सुझाया है। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो गुण सिद्धांत से संबंधित आपका फ्रायड नहीं है। सिग्मंड फ्रायड व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। व्यक्तित्व की विशेषता को ही व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत अथवा सिद्धांत कहा जाता है। इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक आपके गार्डनर है, आलपोर्ट है, रेमंड कैटले है और आइजेंक है। व्यक्तित्व एक एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप है नामक पुस्तक किसने लिखी थी? व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप, ये जे.एस. प्लांट ने लिखी थी, जे.एस. प्लांट ने। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व होता है तो ये आपका अपूर्व समायोजन, संगठित मनोदैहिक और गत्यात्मक संगठन, उपरोक्त सभी रहता है, ठीक है ना। किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं होती है तो व्यक्तित्व के क्रियात्मक घटक से जुड़ी होती है, ठीक है ना। व्यक्तित्व के क्रियात्मक घटक से होती है। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित व सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को जुंग ने नाम दिया है तो बहुमुखी दिया है। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है तो उनका स्वभाव अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व कहलाता है तो अंतर्मुखी कहलाता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है तो इसमें सामाजिक के गुण कम पाए जाते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकारों की बात करें तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार आपका मनोवैज्ञानिक प्रकार का होता है। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं होती है तो संदेही, संकालों, एकांतप्रिय रहने वाले होते हैं। बहुमुखी व्यक्तित्व होता है तो प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं हो। बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है तो आपका सदैव दृष्टिकोण कहा जाता है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका सिगमंड फ्रायड ने दिया था। सिगमंड फ्रायड ने आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया जिसमें इद, अहम और परम अहम को बताया था, 3 घटक बताए थे। उसके बाद में देखें इसके अंदर इद, अहम और परा अहम, ये सभी जानते हैं दोस्तों। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना को सही कोटि है, मन की संरचना की सही कोटि है तो आपकी इदम, अहम और अति अहम है। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध होता है तो इदम से होता है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है? तो अहम होता है, ठीक है ना, वास्तविकता के आधारित। व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? तो आपका परा अहम होता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है? तो आपका इदम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? तो आपका इदम होता है। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनांगों की तरफ होता है? तो आपके लैंगिक अवस्था के अंदर होता है। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में कौन सी मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तब का युद्ध करता है। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया था वह था सिगमंड फ्रायड था। किसी अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है तो आपका लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है, ठीक है ना। उसमें देखिए अहम का कार्य होता है अहम, इदम तथा वास्तविकता के बीच में समन्वय की भूमिका निभाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो स्वप्न विश्लेषण है। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो या इद पर आच्छादित रहता है, यह कहलाता है तो आपका दबाव कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों के एक स्कूल के रूप में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना सिगमंड फ्रायड के द्वारा नैदानिक परिस्थितियों में की गई। मनोवैज्ञानिकों का स्कूल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रथम बाल फर्स्ट फोर्स के रूप में मान्यता दी थी, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व के सिद्ध प्रभावित करती है? तो देखें शारीरिक गठन, सामाजिक व्यवहार करता है, मानसिक व आध्यात्मिक योग्यता करती है, संवेगात्मक आयाम करता है, अनुभव करता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था दोस्तों मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन और मुर्रे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसके अंदर थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट बोलते हैं जिसको मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया परीक्षण व्यक्तित्व के अनेक आंतरिक गुणों के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। इससे व्यक्ति की विभिन्न मानसिक अवस्थाओं, कल्पना शक्ति, इच्छाओं, भावनाओं, प्रवृत्तियों और अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। इसे कथानक बोध परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इस परीक्षण का निर्माण 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के C.D. मॉर्गन और H.A. मुरे के द्वारा किया गया था। इस परीक्षण के पूर्वज को कुल कार्ड दिखाए जाते हैं जिन पर अस्पष्ट सामाजिक परिस्थितियाँ होती है जिसे देखकर उसे एक कहानी लिखनी होती है। कहानी लिखने के लिए उसे 5 मिनट का समय दिया जाता है। इस कहानी का विश्लेषण करके पूर्वज के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है।
कुल कार्ड 30 होते हैं। केवल केवल पुरुषों के लिए 10 कार्ड, केवल महिलाओं के 10 कार्ड और दोनों के 10 कार्ड होते हैं। कुछ किताबों के कुल कार्ड 30+1 कार्ड केवल पुरुषों के लिए और 10 कार्ड आपके कार्ड महिलाओं के लिए और दोनों के लिए 10 कार्ड बताए गए, ठीक है ना। एक कार्ड सादा कार्ड होता है जिस पर प्रयोज्य को लिखना होता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का पता उसकी सोच के आधार पर लगाया जाता है। यह परीक्षण 2 सत्रों में किया जाता है। एक सत्र में लिंग के आधार पर 10 कार्ड तथा दूसरे स्तर पर कॉमन 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। यह सृजनात्मकता देखना चाहते तो दूसरे सत्र में सादा कार्ड भी दे दिया जाता है। अतः इस प्रकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन हेतु अधिकतम 20 कार्ड या 21 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण का प्रयोग 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। महिला परीक्षण के अंदर देखें केवल महिला कार्ड 10 दिए जाता है, सामान्य कार्ड 10 दिए जाते हैं, टोटल 20 कार्ड दिए जाते हैं। पुरुष परीक्षण के अंदर केवल पुरुष कार्ड दिए जाते हैं और सामान्य दोनों कार्ड 10 दिए जाते हैं, तो ये 20 कार्ड होते हैं, ठीक है ना। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT के निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसके अंदर देखें चित्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण है, तो आपका TAT है। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो यह अस्पष्ट उद्दीपक होता है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति पर प्रत्यक्षण होता है, जबकि वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होती है दोस्तों। TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है तो 30 होती है, कहीं पर 31 भी बताया गया था दोस्तों, ठीक है ना। TAT किस प्रकार का उपकरण होता है, तो आपका स्थिति प्रक्षेपी परीक्षण होता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व को मापने की एक प्रक्षेपी विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो आपका TAT है, SCT है और आपका ड्राई ए मैन है, जबकि MMPI नहीं है, ठीक है ना। TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है, तो आपका प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है, तो इसके अंदर देखें आपके मुक्त साहचर्य है, शब्द साहचर्य है, स्वप्न विश्लेषण, जबकि साक्षात्कारणी है। व्यक्तित्व मापन के मनोविश्लेषणात्मक विधि के 3 प्रकार हैं, मुक्त साहचर्य, शब्द साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण। और सस्सा या प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित होता है, तो इसमें स्टार लगाओ दोस्तों। शाही दबाव परीक्षण विधि, इस परीक्षण का निर्माण स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्मन रोसा द्वारा 1921 में किया गया था। इस परीक्षण में व्यक्तित्व का मापन करने हेतु प्रमाणित स्याही के धब्बे लगे 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण मानसिक रोगों का पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा व्यक्ति के संज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावनात्मक पक्षों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जाता है। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर विभिन्न रंग बिरंगे धब्बे होते हैं। इन कार्डों पर 1 से 5 तक के अक्षर अंकित होते हैं, 1 से आपके जो 10 तक के अक्षर अंकित होते हैं। इन कार्डों में से 3 कार्ड काले सफ़ेद होते हैं, यहाँ सफ़ेद कागज़ होता है, ठीक है ना, यहाँ सफ़ेद कागज़ होता है, नए के रंग होता है, ठीक है ना। काले और सफ़ेद होते हैं। 2 कार्ड काले और सफ़ेद होते हैं, दो कार्ड काले, सफ़ेद और लाल होते हैं, और 2 कार्ड काले व लाल होते हैं, तथा 3 कार्ड विभिन्न रंगों के होते हैं। इसके अंदर 3 कार्ड काले सफ़ेद, 2 कार्ड काले सफ़ेद और लाल, और 2 कार्ड आपके लाल और काले होते हैं, ठीक है ना, और 3 कार्ड विभिन्न रंगों के होते हैं। ये कार्ड एक एक करके प्रयोज्य जिसका परीक्षण किया जा रहा है उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं तथा पूछा जाता है कि क्या दिखाई दे रहा है, यह किस आकृति जैसी दिखाई दे रही है, तो प्रयोज्य अपनी सोच के अनुसार उसका जवाब देता है। परीक्षक प्रयोज्य द्वारा किए गए उत्तरों के विश्लेषण के आधार पर उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि कौन सी है, तो आपकी रुससा स्याही और धब्बा परीक्षण है, ठीक है ना। रुससा स्याही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है, तो आपका ये प्रक्षेपी तकनीक में रखा जाता है। व्यक्तित्व निर्धारण हेतु शाही धब्बों के द्वारा परीक्षण इंक ब्लॉक टेस्ट का निर्माण निम्न में से किसने किया था, तो आपका किया था रोसरसा ने। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, तो आपके रोसरसा परीक्षण नहीं है, जबकि साक्षात्कार, स्थिति परीक्षण और प्रक्षेपण है। रोसरसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों का उपयोग किया जाता है, 10 कार्डों का उपयोग किया जाता है। CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है, तो CAT आपकी प्रक्षेपी विधि है। देखिए इसके अंदर बाल या बाल अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड्रन अपीयरेशन टेस्ट, CAT। इस परीक्षण का प्रयोग लियोपोल्ड ब्लैक ने किया था। इस परीक्षण का उपयोग 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। इसमें भी बालकों को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं तथा उन चित्रों के आधार पर बालकों में कहानी लिखवाई जाती है। इस कहानी का विश्लेषण और करके व्यक्ति का पता लगाया जाता है, व्यक्तित्व को पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 होती है जिन पर जानवरों के चित्र अंकित होते हैं, परंतु इन जानवरों को मनुष्य की भांति व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। इस परीक्षण के माध्यम से बालकों की विभिन्न रुचियों, क्रियाओं तथा समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। बाल अंतर्बोध परीक्षण में प्रयुक्त किए जाने वाले कार्डों की संख्या होती है तब 10 होती है। CAT चाइल्ड अपीयरेशन टेस्ट मापन करता है, तो आपके व्यक्तित्व का मापन करता है।
लियोपोल्ड ब्लैक ने निम्न में से किस परीक्षण की विकसित किया था और सीएटी का प्रयोग किया था? बाल अंतर्बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्तावित किए गए हैं तो लोगों के स्थान पर जानवरों को बाल अंतर्बोध एक्सप्रेशन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो आपका बेलेक ने किया था। बेलेक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? तो इसके अंदर 3 से 10 वर्ष का रखा था। बाल अंतर्बोध एक्सप्रेशन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो आपका बेलाक ने किया था। मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, यह क्या था? विषय आत्मबोध परीक्षण था। मुर्रे ने एक परीक्षण करके विषय आत्मबोध परीक्षण, ठीक है ना। विषय आत्मबोध परीक्षण थेमेटिक एप्रेशन टेस्ट का निर्माण 1935 में तथा 1938 में मॉर्गन दोस्त के साथ मिलकर इसका संशोधन किया। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं जिसमें से 30 चित्र बने होते हैं। एक सादा कार्ड होता है जिसमें सभी चित्र पुरुषों व स्त्रियों के होते हैं। 10 चित्र पुरुषों के होते हैं, 10 चित्र स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए निम्न में से कौन तकनीकी प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो आपकी खेल तकनीक है, साहचर्य परीक्षण है और व्यक्तित्व अध्ययन है, जबकि चित्र साहचर्य परीक्षण जबकि व्यक्तित्व अध्ययन है, ठीक है ना। प्रक्षेपी तकनीक के शब्द साहचर्य FWAT स्थायी परीक्षण, IBT, TAT, CAT, PAT, PSCT तथा ड्रामा शामिल किए जाते हैं। व्यक्तित्व अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया था तो प्रश्नावली विधि का जनक वुडवर्थ माना जाता है, किंतु इस विधि का दर्शन सुकरात ने किया था, ठीक है ना। निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि आती है? तो ये आपकी व्यक्तित्व परीक्षण आती है। छात्रों के व्यक्तित्व, रुचियों तथा अभियोग्यताओं के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तो आपकी प्रश्नावली विधि है। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? तो व्यक्तित्व वस्तुनिष्ठ विधि के अंदर आपकी दोस्तों अभिज्ञापक प्रश्नावली नहीं माने जाते, जबकि नियंत्रित निरीक्षण रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन या आपकी व्यक्तित्व निष्ठ विधियाँ हैं। निम्न में से किस क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है? तो देखें इसके अंदर 2, 4, 5, 11, 22, 23, 46 इन अंकों के संबंध का पता लगाना इसके आपकी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। नृत्य, ड्रामा व शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है तो आपके विशिष्ट गुणों के विकास हेतु व्यक्तित्व को डालने के लिए दबी हुई बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु इस सभी का प्रयोग किया जाता है। किस अवस्था में आक्रामकता व आपकी धारणात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है? तो आपके गुदावस्था में होता है। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो फ्रायड ने दिया था। खुला, बंद व चित्रात्मक प्रकार है तो आपके प्रश्नावली विधि का है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? तो केस अध्ययन किया जाता है। केस स्टडी के अंदर अंतर्दर्शन विधि का अवलोकन किया जाता है तो आपके अंदर स्वयं का अवलोकन किया जाता है, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर थोड़ा ये और देख रहे दोस्तों, देखिए ना। अंतर्दर्शन विधि एक व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करना अंतर्दर्शन कहलाता है। इस विधि का दर्शन जॉन लॉक ने किया था। यह विधि का जनक विलियम वुड माने जाते हैं। यह सबसे प्राचीन विधि है, सबसे मौलिक विधि है। यह विधि उन विधियों में सहायक विधि के रूप में कार्य करती है। इन विधियों में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे आत्म परीक्षण सब अध्ययन की विधि कहते हैं। पागल व्यक्ति, जानवर, छोटे बच्चे के व्यवहार का अध्ययन इस विधि में किया जाता है। अगर देखें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो उसका एक ही मूल्य मापक्रम होता है, उसका सही आत्म प्रत्यय होता है, उसका जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, लेकिन वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान देता है। इसकी विशेषता नहीं, ठीक है ना दोस्तों। कौन सी विधि उपागम में समान प्रोज्य का मापन उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो इसके अंदर समकालीन अध्ययन विधि ली जाती है। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है तो व्यक्ति इतिहास विधि होती है। पास एलोग टेस्ट का विकास किसने किया था? पास एलोग टेस्ट का विकास आपका अलेक्जेंडर ने किया था। पास एलोग टेस्ट का अलेक्जेंडर ने किया था। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रयोज्य स्वयं प्रपत्र भरता है? तो प्रश्नावली विधि में भरता है दोस्तों, ठीक है ना। प्रक्षेपण विधि द्वारा किस का अध्ययन किया जाता है? तो आपके अचेतन अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है। नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है तो आपका प्रयोग कहलाता है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? तो आपका युंग ने दिया था। ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए अध्यापक कर्तनी वातावरण सर्जित करता है जहाँ बालक पैसा चुरा सकता है। यह उदाहरण है परिस्थिति परीक्षण का। वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है कहलाता है। भूलभुलैया होती है। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण विधि में परीक्षणकर्ता प्रक्षेपी व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है? तो प्रतिभागी के अंदर बन जाता है। दूसरों के अनुभव किए हुए समय को महसूस करने की योग्यता कहलाती है तो आपकी परानुभूति कहलाती है। परानुभूति सब अवचेतन से प्रयुक्त वह रचना जो अहम को आपकी दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है। तो आपकी दूसरों रक्षा युक्ति कहलाती है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व्यक्तित्व को प्रभावित करने
किस कारक हैं, तो अनुवांशिक कारक रहेंगे दोस्तों। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना किससे प्रतिपादित की थी, तो वाहरफ ने की थी। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है, तो APGAR स्केल है ना, APGAR स्केल है। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संपर्त्य किसने दिया था, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व का संपर्त्य आपका कार्ल रोजर्स ने दिया था। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है, तो आपकी 16 है। शील गुणों ने सिद्धांत में आलपोर्ट के बाद कैटल का नाम अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कैटल ने 16 शील गुणों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है और मापन के लिए उन्होंने एक विशेष प्रश्नावली तैयार की जिसे 16 व्यक्तित्व कारण प्रश्नावली कहा जाता है। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी, तो RB कैटल ने दी थी। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो आपके व्यक्तित्व मापन किया जाता है। इनमें से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, तो रोसर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट है, ड्राई मैन टेस्ट है, थीमेटिक एस्पेशन टेस्ट है, जबकि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर ये आपका प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। रोजनविंग परीक्षण करता है, तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है, तो देखें सामाजिक परिवेश का ज्ञान ये नहीं है, सांस्कृतिक अनुभव नहीं है, उच्च मानसिक क्षमता नहीं है, जबकि कल्पना शक्ति का अभाव ये आपका बाधक रहेगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है, तो व्यक्तित्व अध्ययन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, तो यहाँ पर देखें मिनीसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची ये नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है ना, जबकि प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। और जबकि ये सारे शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण ये सारी आपकी रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची MMIP देखें, परीक्षण का विकास हाथवे तथा मैकिलने ने किया था, 1940 में किया था। इसका परिशोधित रूप MMPI-2 भी उपलब्ध है, इसे 567 कथन है। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के 100 प्रतिवेदन का मापन है, 100 प्रतिवेदन का मापक है, तो इसके अंदर दोस्त आपका 4th नंबर की ऑप्शन सही रहेगा, MMPI है, ठीक है ना, 100 प्रतिवेदन का मापक MMPI है। निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने उपयोगी होती है, तो आपकी वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है। एक अध्यापक ने विद्यार्थी का TAT परीक्षण किया ताकि उसमें निम्न की पहचान की जा सके, तो उसके अंदर व्यक्तित्व की पहचान की जा सके। व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्ष क्या कहलाता है, तो सब प्रत्यय कहलाता है। भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव या पित्त या बाइल या वात वायु और कफ म्यूकस व्यक्तित्व का एक वर्गीकरण कहलाता है, तो आपका शील गुण कहलाता है, शील गुण सिद्धांत कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आंकलन प्रक्षेपी विधि से संबंधित है, तो कहानी रचना है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है की पहचान कीजिए, तो शब्द साहचर्य परीक्षण रहेगा। बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो आपका ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय प्राप्त अनुभव द्वारा प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्तित्व अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, तो यह थॉमसन ने दिया था। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, तो आपकी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण है। स्वभाव के व्यक्तित्व विभिन्नताएं आधारभूत रूप से खालिस्तान होती है, तो आपकी जन्मजात होती है। हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था, मॉर्गन और मुरे और मॉर्गन के द्वारा दोस्तों, तब कथानक संप्रत्यय परीक्षण दिया गया था। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो सामान्य नहीं है, ठीक है ना। चित्रस्थायी अनूठा, व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील होती है, अर्थात व्यक्ति स्थिर नहीं होता, ठीक है। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसके फिनोटाइप के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व होता है, तो आपका इदम, अहम और पराहम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, तो इसके अंदर देखें निर्धारण मापनी नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। व्यक्ति इतिहास रहेगी, साक्षात्कार तकनीक रहेगी और आपकी वस्तुनिष्ठ तकनीक रहेगी, जबकि निर्धारण मापनी नहीं रहेगी। व्यक्ति को चित्रों के श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, अतः प्रक्षेपी तकनीक के प्रयुक्त किया जाता है, तो आपके इसके अंदर कथानक संप्रत्यय परीक्षण काम में लिया जा रहा है। खालिस्तान को निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, तो सूक्ष्म प्रणाली के अंदर निकटतम वातावरण के अंदर व्यक्ति रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है, तो इसके अंदर देखिए तंत्रिका तंत्र है, दैहिक संरचना है, वाहिनीय ग्रंथियाँ, जबकि स्थितिजन्य संरचना नहीं रहेगी। व्यवसाय चयन में व्यक्ति की विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है,
तो अभी क्षमता में अंतर के द्वारा समझाया जाता है। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है, तो MMPI है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है, तो आपकी अधिगम समानता नहीं है, ठीक है ना। सामान्य संभाव्यता, विचलनशीलता और शील गुणों का अंतर संबंध सभी रहेगा, जबकि अधिगम समानता नहीं रहेगी। और ये करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी प्रेरणा चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।